हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं। हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अर्धवार्षिक परीक्षा में इस साल किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में कवर किए। इस वीडियो में हम उसी के आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए और ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करना कि 2025-26 के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है HCF 306 657 बराबर कितना दिया है 9, और हमें ज्ञात क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। अगर बच्चों आपने प्रश्नावली 1 को पढ़ा तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। एक बात और बता दूं बच्चों, पूरी की पूरी किताब अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दी गई है। अब हम पढ़ रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना उसमें यह है कि HCF 306 657 कितना दिया है 9, एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा HCF। होता है क्या? अब संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो है 306, एक हमारे पास में क्या है 657। इनका गुणनफल किसके बराबर होगा? एलसीएम, और HCF का मान कितना है 9। अब ये 9 गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? भाग में। तो क्या लिखेंगे? 306 गुणा 657 भाग 9 बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम। 9 का भाग देंगे तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो हमारे पास आएगा 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारे पास में क्या आएगा? बताओ, गुणा करने पर हमारे पास में क्या आएगा? कितना आ जाएगा? 22,338। ये था बच्चों अपना पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल कितना है? -3 और 2 है। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, समझने का प्रयास करना। हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या लिखते हैं? ax² प्लस bx प्लस c, क्या यही लिखते हैं? और इसके अकॉर्डिंग हम इसके शून्य के क्या लेते हैं? इसके शून्य के लेते हैं अल्फा और बीटा। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इनका योग, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता था? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था? c/a। यही होता था ना बच्चों। हम डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में ये सूत्र नहीं है। कभी आपके दिमाग में ये आए कि सर को ये सूत्र नहीं आता, तब सर ने ये सूत्र नहीं बताया। सर को सब कुछ आता है, लेकिन बच्चों ये सूत्र अपने किताब में नहीं है, इस कारण मैं आपको ये बता नहीं रहा हूं। हो सकता है एग्जामिनर इस सूत्र से किए हुए क्वेश्चन से नंबर काट ले, और नंबर काट भी सकता है। हम ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये किताब में हमारे पास में नहीं है। तो कैसे करेंगे? देखो, हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है? अल्फा कोमा बीटा है। तब अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, और हमें क्या दे रखा है? -3। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a, और हमें क्या दे रखा है? 2। इसके नीचे क्या मान सकते हैं? 1, और इसके नीचे भी क्या मान सकते हैं? 1। अब ध्यान से देखो, यहां a है और यहां भी क्या है? a का मान कितना? 1, और यहां भी a का मान कितना? 1। तो क्या लिखेंगे? यहां a बराबर कितना हो जाएगा? 1। b बराबर देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, b का मान कितना आ जाएगा? 3।
और C बराबर, यहां C यहां कितना है 2, हो गया। तब बहुपद क्या होगा, तब बहुपद क्या होगा, देखो A की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, तो आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस B की जगह कितना आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 3x, प्लस C की जगह कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों डायरेक्ट आप सूत्र का प्रयोग मत करना, हो सकता है एग्जाम में नंबर काट ले। तो आप लोग जो हमारी बुक में मेथड दिया हुआ है उसी बुक के मेथड से हम सवाल को करने का प्रयास करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन था और आपने इसको समझ भी लिया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। इसके बच्चों हमें क्या ज्ञात करने हैं, हल ज्ञात करने। देखो जब भी हमारे पास में रैखिक समीकरण युग्म आएगा तो उसको ज्ञात करने की हमारे पास में कितनी विधि है, 3 विधि। कौन कौन सी है सर, एक तो है ग्राफी विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन, और तीसरी विधि है कौन सी, विलोपन। ये 3 विधियां हैं। हम इस सवाल को किससे सरल करेंगे, हम इस सवाल को विलोपन विधि से करने का प्रयास करेंगे। कैसे, विलोपन में क्या होता है, विलोपन में या तो हम x के गुणांक या फिर y के गुणांक बराबर करने का प्रयास करते हैं, और फिर जिसके गुणांक बराबर किए हैं उसका क्या हो जाता है, विलोप हो जाता है। तो यहां 4 लिखा है, यहां कितना है 2, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 8, इसे बोल देंगे समीकरण 1, और 4x प्लस 5y बराबर 7, इसे बोल देंगे समीकरण 2। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 को गुणा करेंगे 2 से, क्यों, क्योंकि जब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तभी 4x आएगा। तो मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर समीकरण 2 में से घटाने पर, ये लो सर आपने बहुत बड़ी लाइन लिख दी। समीकरण 1 को गुणा करेंगे किससे, 2 से, समीकरण 2 से नहीं, संख्यात्मक 2 से, और गुणा करके समीकरण 2 में से घटाएंगे, कर दो। पहले समीकरण 2 लिख लो, 4x प्लस 5y बराबर कितना 7, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4x, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6y, और 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल। 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा y, और 7 में से 16 घटाएंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 9। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया 9। y का मान 9 आ गया। इस मान को हम किसी भी समीकरण में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण, कौन से समीकरण में, समीकरण 1 में रखने पर, ये लो 1 में रख दो, y की जगह कितना आ जाएगा 9, तो क्या आएगा 2x प्लस 3 गुणा 9 बराबर कितना आ जाएगा 8। 2x प्लस 9 ती कितनी हो गई 27 बराबर कितना आ जाएगा 8। 27 को इधर ले आओ, तो 2x बराबर क्या आएगा 8 माइनस 27। x बराबर क्या आ जाएगा, 8 घटाओगे 27 में से तो कितने बचेंगे 21, वो भी किसके माइनस के, 21 बटे कितना आ जाएगा 2। तो x का मान कितना आ गया माइनस के 21 बटे 2, और y का मान कितना आ गया 9। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी। देखो फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। ई एफ समांतर किसके है, क्यू आर के। आपको दे रखा है पीई बराबर 3.9, ई क्यू बराबर 3, पी एफ बराबर 3.6, हमें ज्ञात करनी है एफ आर।
पहले बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपन डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। अगर डायग्राम नहीं बनेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा कौन सी भुजा कहां है। ठीक है, तो पहले अपन बनाते हैं एक त्रिभुज। त्रिभुज पी क्यू आर है। त्रिभुज कैसा है, पी क्यू आर। ये बिंदु P, ये क्यू और ये क्या हो गया R। पी क्यू और पी आर, ये हो गई पी क्यू, ये हो गई पी आर। पर बिंदु E और F है। इस पे बिंदु है अपने पास में E और इस पे बिंदु क्या है F, और ये क्या है EF। ये जो EF है वो समांतर है क्यू आर के। EF किसके समांतर है, क्यू आर के। साथ में दे रखा है P, ये कितनी है 3.9, EQ कितनी है 3, PF 3.6 और हमें याद करनी है FR। देखो बच्चों, हमने प्रश्नावली 6 में बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी, जिसे हम बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। और बच्चों ये उसी प्रमेय का क्या है, क्वेश्चन है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। हम इसको सोल्व करते हैं और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या होती है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, थोड़ा सा जान लो। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होती है। देखो जब हमारे पास में ऐसा एक डायग्राम होता है जिसमें ये रेखा इस रेखा की क्या होती है, समांतर होती है। इसका मतलब ये है बच्चों कि इस भुजा का इसके साथ अनुपात और इस भुजा का इसके साथ अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखोगे। मतलब ये है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, जो PE है इसका EQ के साथ बराबर होगा PF का FR के साथ। ये किस कंडीशन में होता है, जब EQ किसके समांतर है, EF जब EF किसके समांतर है, EF समांतर है हमारी किसके, QR के। यदि हमारे पास में ऐसा है तो हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे। PE का मान कितना है 3.9, EQ का मान कितना है 3, PF का मान कितना है 3.6, FR हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर भाग देना चाहते हो तो भाग दे सकते हो। 3 का भाग दोगे तो 13 3 39 कितना आ जाएगा 1.3। तो बच्चों FR बराबर कितनी आ जाएगी 3.6 बटे 1.3। 3.6 बटे 1.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 13 का भाग देंगे तो 13 दूनी कितना हो गया 26, बचेगा कितना 10, 10 बचेगा तो 13 7 कितने होते हैं 91। अब कितने बचेंगे, अब हमारे पास में बचेंगे बच्चों कितने 9, सही है। और 13 7 कितने हो जाएंगे 91। 13 7 91, दोबारा देख लो। 36 में भाग देना है किसका 13 का, तो 13 दूनी हो गए कितना 26, बचेंगे कितने 10, उतारेंगे 0 तो यहां आ जाएगा दशमलव। 13 7 कितने हो जाएंगे 91, बचेंगे कितने 9, उतारेंगे 0 तो 13 6 78, 13 6 कितने हो जाएंगे 78। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों 2.78। 2.78, 8 कैसे लिखा, क्योंकि यहां कितना है 6 जो 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा है इसका मतलब पीछे वाले नंबर में क्या हो जाएगी 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बोलो किसी को कोई दिक्कत है, बड़े। तो देखो फिर अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बच्चों। बीपीटी थ्योरम से या तो बीपीटी थ्योरम पूछी जाती है या फिर बीपीटी थ्योरम के बेसिस पे 100% क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, इस बात का ध्यान रखना। अगला देखो, अगला है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कौन सी प्रश्नावली का सवाल है, आपका जवाब आना चाहिए कि सर ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, ये प्रश्नावली 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। सर ये तो उसी प्रश्नावली का सवाल है ना। आपको सवाल देखते ये पता चल जाना चाहिए कि ये किस प्रश्नावली का सवाल है और इसमें कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो इसने बोला है कि बीच की दूरी कितनी है 10, इसका मतलब दूरी सूत्र लगेगा।
सही है। तो हम लिखेंगे बिंदु P जिसके निर्देशांक कितने हैं 2, -3। एक बिंदु क्या है Q और इसके निर्देशांक कितने हैं 10, y। बीच की दूरी कितनी है 10। क्या लिखोगे दूरी सूत्र से, याद आ रहा होगा सबको दूरी सूत्र, सबको याद आ रहा है दूरी सूत्र से क्या होता है PQ बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या यही होता है दूरी सूत्र? सर यही होता है। तो x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, ये भी आप जान लो। तो जो पहला अपने पास में बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं x1 y1 और दूसरा होता है उसके क्या होते हैं x2 y2। सबको याद आ रहा होगा है ना। तो देखो सूत्र में मान रखते हैं, क्या आ जाएगा x2 का मान कितना है 10 माइनस x1 का मान कितना है 2 प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है y माइनस y1 का, देखो माइनस है सूत्र में माइनस, यहां माइनस, तो क्या हो जाएगा +3। और दूरी कितनी है, दूरी हमारे पास में है 10। अब अंडरूट हटाएंगे, इसका मतलब क्या करेंगे दोनों पक्षों का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तभी तो अंडरूट उठेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां कितना जाएगा 10 का वर्ग, सो यहां से अंडरूट हट जाएगा। 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा, 8 का वर्ग कितना होगा 64 प्लस y + 3 का स्क्वायर, y + 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर होता क्या है a² + b² + 2ab। सही है, यही होता ना। तो y² मतलब a², 3 का स्क्वायर मतलब b², 2 गुणा y गुणा b। सही है। अब देखो 64 और 9 हो गए अपने पास में 73 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा 100 - 73 बराबर y² + 3 दूनी 6y। कितना बचेगा बताओ 27 बचेगा क्या, 27 बचेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y² + 6y - 27 बराबर 0। सर माइनस कैसे आया, देखो यहां घटाएंगे तो प्लस आएगा, लेकिन इसको जब हम इस पक्ष में लेके जाएंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। अब ये क्या आ गया, ये अपने पास में आ गई द्विघात समीकरण। क्या आ गई द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, या तो आप गुणनखंड करोगे या फिर आप श्रीधराचार्य सूत्र लगाओगे। तो इसको हम गुणनखंड विधि से करने का प्रयास करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, हाँ देखो फिर इस वाले पद के गुणनखंड करते हैं। यहां लिखा है 6 के 2 टुकड़े करेंगे, जोड़ने या घटाने पे 6 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर क्या आना चाहिए 27। तो क्या लिख सकता हूं बोलो, सही है 9 × 27 और 9 में से मैं घटाऊंगा कितना 3 तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं y² - 9y माइनस नहीं बच्चों, यहां क्या है प्लस, और हमें चाहिए भी किसका प्लस का, तो बड़े वाली वैल्यू प्लस माइनस 3y माइनस कितने 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक तो हमारे पास में ये जोड़ा बन गया और एक हमारे पास में ये जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए। इस जोड़े से क्या कॉमन आ सकता है y कॉमन लिया, यहां घात 2 है तो क्या बचेगा y बचेगा, प्लस का प्लस y का भाग देंगे तो क्या बचेगा 9। यहां से क्या कॉमन लेंगे माइनस का 3, माइनस का भाग माइनस में देंगे तो बन जाएगा प्लस, बचेगा क्या y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बचेगा क्या 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, जो 2 बार लिखा हुआ होता है उसको क्या करते हैं 1 बार लिखते हैं। तो 2 बार कौन लिखा हुआ है ये, तो क्या आ जाएगा y जोड़ 9, यहां क्या बचेगा y और यहां क्या बचेगा माइनस के 3। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो y + 9 बराबर 0 और दूसरा क्या हो जाएगा y - 3 बराबर 0। जब इसको 0 किया तो y का मान क्या आ गया -9
और जब इसको 0 किया तो y का मान कितना आ गया 3। इसका मतलब y के कितने मान संभव है, y के 2 मान संभव है। पहला मान है y का -9 और दूसरा मान है y का 3। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से नोट करो। सुन बाबा सुन यार की तुम। हो गया? तो फिर देखो अगला, पेपर बहुत इजी आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस बच्चों यहीं से आएंगे, ये मान लो। देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, इसने बोला है भूमि के एक बिंदु से, ये बना लिया हमने भूमि, इस भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मीनार ध्यान से पढ़ो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, ये लो, ध्यान से पढ़ना बच्चों। ये भूमि का एक बिंदु हो गया और ये हो गया मीनार का आधार बिंदु, जिसे हम मीनार का पाद बिंदु बोलेंगे। और इस बिंदु से कितनी दूरी पर है, इस बिंदु से ये जो बिंदु है वो कितनी दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे। ऐसा कुछ दिया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, कितनी डिग्री है 30 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। चित्र डायग्राम समझ में आ गया होगा, दोबारा देख लें। भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये हमें ज्ञात करनी है। अब देखो बच्चों, थीटा के सामने वाली क्या होती है, लंब होती है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। थीटा के सामने लंब, और ये क्या हो गया आधार। ये लंब है, ये आधार है। लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है, कौन सा थीटा लगाएंगे। सबके दिमाग में टेन थीटा घूम रहा है ना, अरे घूम रहा है ना, हाँ, तो कौन सा थीटा, टेन थीटा। लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। क्या लिखेंगे, यहां लिख लो बच्चों बिंदु ए, यहां लिख लो बी और यहां लिख लो सी। क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, ठीक है, तथा उन्नयन कोण ACB बराबर कितना डिग्री है 30 डिग्री, और BC बराबर 30 मीटर। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है AB, आधार क्या है BC। लंब बटे आधार, लंब क्या है AB, आधार क्या है BC। थीटा का मान रखो, तो टेन 30 डिग्री बराबर AB कितना है, AB है बच्चों हमारा, AB है H और BC कितना है 30। टेन 30 का मान कितना होता है, सारणी से सबको याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या। तो टेन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर H बटे कितना जाएगा 30। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो H गुणा होगा किससे, √3 से, और 30 गुणा होगा 1 से, तो H बराबर क्या जाएगा 30/√3। अगर √3 से काटो तो काट सकते हो, वरना इसका करोगे परमीकरण, तो √3 क्या बन जाएगा 3 से कटेंगे कितनी बार 10 बार, तो H का मान कितना आ गया 10√3 मीटर। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो याद रखना 3 होता है
और 3 को 30 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 10 बार। 10 को गुणा करेंगे √3 से तो क्या बन जाएगा? 10√3। ये था क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन बच्चों परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार आप लोग इसका नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो मैंने क्वेश्चंस, मैं सब क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको ये परीक्षा में देखने को मिलेंगे। एक ठोस, देखो ये कौन सी प्रश्नावली का बताओ, जल्दी कमेंट में लिखो, लिखो फटाफट, कौन सी प्रश्नावली क्वेश्चन है, लिखो जल्दी। कौन सा है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कौन सा है? ठोस है, आयतन वाला टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? आयतन वाला। और आयतन वाला टॉपिक कितने का है? कितने का है? 12 का है। तो देखो, एक ठोस एक अर्धगोले पर, एक ठोस है वो एक अर्धगोले पर, डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हो गया अर्धगोला। इस अर्धगोले के ऊपर क्या है? इस अर्धगोले के ऊपर है शंकु। देखो इस प्रकार को या करती है। ठीक है, क्या लिखा है इसने? एक ठोस एक अर्धगोले के पर एक शंकु के आकार का है। ये अर्धगोला हो गया, नीचे वाला, नीचे वाला क्या हो गया? अर्धगोला। और इस पर क्या आ गया? एक शंकु। ये हो गया अपना अर्धगोला। और इस अर्धगोले पर क्या आ गया? ये शंकु आ गया। तो एक ठोस एक अर्धगोले के ऊपर शंकु के आकार का है। ठीक है, ये लो, ये हो गया अर्धगोला। और इस अर्धगोले के ऊपर क्या आ गया? शंकु, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कितनी है त्रिज्याएं? 1 सेंटीमीटर। देखो इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ये लो, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई भी कितनी है? शंकु की ऊंचाई भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। क्या हो रहा है? अब हमसे क्या पूछा है? इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास में 2 आकृतियां हैं। एक आकृति है अपने पास में शंकु, एक आकृति है अपने पास में अर्धगोला। दोनों की त्रिज्याएं कितनी है? 1 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्याएं कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और जो शंकु है, इस शंकु की ऊंचाई कितनी है? इस शंकु की ऊंचाई हमारे पास में h बराबर कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अब हमसे इसका आयतन पूछा है पाई के पदों में। बच्चों ध्यान से समझना, दोनों का क्या करेंगे? आयतन को हम जोड़ देंगे। इसका आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इस ठोस आकृति का आयतन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्वेश्चन आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें बच्चों हम जोड़ेंगे नहीं। इस बात का भी ध्यान रखना, क्या क्या जोड़ेंगे वैसा क्वेश्चन भी हम आपको समझाएंगे। तो क्या लिखेंगे? यहां
क्या है यहां, शंकु की त्रिज्या बराबर किसके है, अर्धगोले के, बराबर किसके है, अर्धगोले के, और बराबर किसके है, शंकु की ऊंचाई के। कोई दिक्कत है किसी को? तीनों बातें एक ही हैं और कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की, शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई तीनों क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तीनों की तीनों बराबर है। ठीक है, अब देखो हमें लिखना है ठोस का आयतन, तो क्या लिखोगे, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, और क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। सूत्र दिमाग में घूम रहे हैं क्या? शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर की घात कितनी, 3। अब यहां से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से पाई आर की घात 3 और 1/3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा, 1/3 पाई आर की घात 2। यहां क्या बचेगा, h, यहां बचेगा 2r। देखो ये कॉमन आ गया, h बच गया, यहां ये 2 बचेगा और साथ में घात 3 है तो 1 घात बचेगी। अब रखेंगे मान, तो क्या आएगा, 1/3 गुणा पाई गुणा r का मान 1 गुणा 1, h का मान 1 प्लस 2 गुणा 1। ठीक है, आगे देखो 1/3 गुणा पाई, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और जुड़ेगा कितना, 1, क्या बन जाएगा 3। इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, रिजल्ट क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर की घात कितनी, 3। अगर बच्चों आपने सेंटीमीटर की घात 3 नहीं लिखा तो एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। ठीक है, आधा नंबर वो आपका काट सकता है। तो यहां क्या लिखोगे, इसकी इकाई जरूर लिखोगे, इकाई क्या है, सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये लिखे हुए होंगे सबके, अगर नहीं लिखा है तो भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, समझने का प्रयास करना। आप लोग क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस कर लिया करो। अगर आपने क्वेश्चन सही निकाल दिया, रिजल्ट सही आ गया, तो एक बार अपनी पीठ को इस प्रकार थपथपा लेना, आप भाग्य वाले हो। ठीक है, तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। बच्चों परिधि क्या होती है, सर परिधि है 22 सेंटीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, बराबर कितना लिख देंगे, 22। यहां लिख सकता हूं क्या, 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर कितना, 22। सही है क्या सर, सही है बिल्कुल। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 22 गुणा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाले नीचे, 22 से 22 कैंसिल, आर का मान कितना आ जाएगा, 7/2। सर आर का मान थोड़े निकालना है, आर का मान नहीं निकालना, लेकिन आर के मान के बिना ये मान निकला भी नहीं। ठीक है, अब निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया, चौथा हिस्सा किसका, वृत्त का। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना, मान रखो। तो 1/4 पाई का मान कितना है, 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। काटा पीटी कर दो, 7 से 7 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 22 से कितनी बार, 11 बार। 11 गुणा होगा 7 से तो कितना आ जाएगा, 77। 4 गुणा होगा 2 से तो कितना आ जाएगा, 8। छोड़ दें इतना ही, नहीं सर, इकाई भी लिखनी है। इकाई क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
इकाई क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सर पीछे वाले क्वेश्चन में तो आपने क्या लिखा था? देखो पीछे वाले क्वेश्चन में तो सर आपने घात 3 लगाई थी, इस क्वेश्चन में आपने घात 2 लगाई है। इसका क्या मतलब है? जब बच्चों हमसे क्षेत्रफल पूछेगा तो इकाई क्या आएगी? 2, और जब हमसे आयतन पूछेगा तो इकाई क्या आएगी? 3। ऑलराइट, देखो फिर अगला, जल्दी लिखो, लिखेंगे मेरे बच्चे, लिखेंगे, लिखो फिर फटाफट लिखो। देखो, ओहो क्या आ गया? ये तो अपने पास में माध्य का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन है? माध्य का। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि माध्य ज्ञात करने की हमारे पास में सर 3 विधियां होती हैं, जिसमें एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है अपने पास में कल्पित माध्य विधि, और एक होती है पद विचलन विधि। इसको किस विधि से निकालेंगे? जो हमें अच्छी लगेगी उसी विधि से निकालेंगे। अगर हमारे पास में आंकड़े बिल्कुल छोटे हैं तो प्रत्यक्ष, आंकड़े मीडियम साइज के हैं तो कल्पित, और अगर आंकड़े बहुत बड़े हैं तो पद विचलन। तीनों विधियों का जिक्र बच्चों अपने दिमाग में सेट होना चाहिए। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझे। पूछा क्या गया है? निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च कितना है? 18 रुपए। कहने का मतलब आपको माध्य तो इसने ऑलरेडी दे दिया कि क्वेश्चन का माध्य कितना है, माध्य तो 18 है। हमसे ज्ञात करना है लुप्त बारंबारता f। कहां लुप्त हो गई? ये रही। इसका मान बच्चों हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? थोड़ा सा ठंडे दिमाग से देखो। ये हमारे पास में क्या होता है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सर वर्ग अंतराल से हम निकालेंगे सबसे पहले अक्स निकालेंगे, या जिसे बोलता हूं मैं अक्स आई, वो निकालेंगे। अक्स आई कैसे निकलेगा? यहां मैं लिखता हूं अक्स आई। कैसे निकलेगा? सर इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। हमने पढ़ा है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। निम्न सीमा 11, ऊपरी सीमा 13, दोनों को जोड़ेंगे कितने बन गए? 24। 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? 12। इन दोनों के बीच में 13 के बाद में 14, इन दोनों के बीच में 15 के बाद में 16, इन दोनों के बीच में 17 के बाद में 18, इन दोनों के बीच में 19 के बाद में 20, इन दोनों के बीच में 21 के बाद में 22, इन दोनों के बीच में, सर इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है? 24। अब क्या करें? एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। माध्य बराबर होता क्या है? माध्य बराबर होता है सर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। हमने एक्स आई निकाल लिया, हमें एफ आई की जरूरत है। ये रही बच्चों एफ आई, इसने लिखा भी है यहां एफ है ना, तो ये क्या है? एफ आई। लेकिन एफ आई को एक्स आई से हमने अभी गुणा नहीं किया, तो पहले यहां लिखेंगे एफ आई गुणा एक्स आई। 12 को गुणा करेंगे 7 से तो 12 7, ओहो 12 कितने हो गए? 12 7 कितने? 84। 14 को 6 से गुणा करेंगे 14 6 की, सर ये भी 84। 16 को 9 से गुणा करेंगे, सर 16 का पढ़ा तो आता ही नहीं है, फिर भी 16 का पढ़ा 16 10 160। 160 में से 16 कम कर लो ना, कितना आएगा? 144। 18 को 13 से कैसे करें? 18 को 10 से गुणा करो, कितना आएगा? 180। 18 को 3 से गुणा करो, 18 3 54। 180 और 54 कितने हो गए बताओ? 234 हो गए क्या? 20 को f से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20f। 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 22 पंजे कितना हो जाएगा? 110। और 24 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 4 कितना हो जाएगा? 96। एक बार दोबारा चेक कर लो। पहला था अपने पास में 12 को 7 से तो 84, 14 को 6 से तो 84, 16 को 9 से तो 144, 13 को 18 से तो 18 दही 130, 130 और 54 हो गए अपने पास में 234, 22 पंजे 110, 24 96। ठीक है, जोड़ दें तो पहले इनको जोड़ेंगे। 7 और 6 कितने हो गए? 13। 9 13 कितने हो गए? 22। 22 और 13 कितने हो गए? 22 10 32 3 35, 35 और 5 40, 40 और 4 कितने हो गए? 44। तो अपने पास में जो सिग्मा एफ है वो कितना आ रहा है? 44 प्लस 20 एफ।
ये नहीं जुड़ेगा बच्चों। अच्छा 44 प्लस एफ, 20 एफ तो इधर आएगा ना, 44 प्लस कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। इसको जोड़ो, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। जोड़ो तो 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 और 6, 16 6 कितने हो गए 22, हासिल 2, 9 और 2 11, 1 12, 12 और 3 15, 15 और 4, 15 और 4 19, 19 और 8, 19 और 8 कितने हो गए 27, 27 और 8 कितने हो गए बताओ, 27 और 8 कितने हो गए 35। फिर देखो हासिल कितनी आई 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, 752 प्लस 20 एफ। ये लो, क्या करेंगे, मान रखेंगे अपने सूत्र में। यहां तक का ढांचा समझ में आ गया, हाँ आ गया ना। तो लिखो फिर माध्य कितना है सर, माध्य तो 18 है, बराबर इसका मान कितना आया 752 प्लस 20 एफ, इसका मान कितना है 44 प्लस एफ। ठीक है, इसके नीचे क्या मानेंगे, एक और क्या कर देंगे वज्र गुणा कर दें। तो 752 प्लस 20 एफ तो गुणा होगा किससे, एक से, और ये गुणा होगा इससे। 18 को गुणा करो बच्चों 44 से, तो 18 चौक कितने होते हैं 72, 18 चौक 72, 72 और 7 कितने हो जाएंगे 72 और 7 हो जाएंगे 79, प्लस 18 को f से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 18f, बराबर 752 को 1 से गुणा करेंगे और 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20f। f वाले के उधर ले जाओ और बाकी को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा 792 माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस का होगा ना, 752 बराबर 20f ऐसा कैसा, और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 18f। घटाएंगे कितना आएगा बताओ, 92 में से 52 घटाएंगे कितना आएगा 40, बराबर इनको घटाएंगे तो क्या आएगा 2f। f बराबर क्या आ जाएगा 40/2, और 40 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 20। बोलो सर कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमें, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ध्यान से समझो आप। हमने माध्य निकालना है, माध्य के लिए हमें चाहिए f और क्या चाहिए अक्स। अक्स कहां से निकालेंगे, वर्ग अंतराल के बेस का मान, या इन दोनों को जोड़कर किसका भाग देंगे 2 का, दिया हमने ये रिजल्ट आया। अब f को किससे गुणा करेंगे अक्स से, तो गुणा करते जाओ, ऐसे गुणा करेंगे और मान रखेंगे यहां पे। अब क्या होता है सूत्र में हमारे पास में आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका मतलब क्या है एफ आई एक्स आई के गुणनफल को क्या करेंगे जोड़ेंगे, ये जोड़ा गया। नीचे आता है सिग्मा एफ, इसको जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, माध्य दिया हुआ 18, बाकी वैल्यू हमने रख दी, इसके नीचे एक मानकर क्या कर देंगे क्रॉस गुणा, और रिजल्ट क्या आ जाएगा 20। जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। तूने क्या चले अगले क्वेश्चन की ओर। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गेंद लाल हो और वह गेंद लाल नहीं हो। किसका क्वेश्चन आ गया प्रायिकता का। प्रायिकता क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर अंतिम वाला, लास्ट वाला कितना है 14 नंबर टॉपिक है। देखो कैसे करेंगे। लाल गेंद कितनी है बच्चों, सर लाल गेंद है अपने पास में 3, लाल गेंद कितनी है 3, और काली गेंद कितनी है, काली गेंद है बच्चों हमारे पास में कितनी 5। इसका मतलब क्या हुआ कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद हो गई 3 जोड़ 5 बराबर कितनी 8। निकाली गई गेंद क्या हो लाल हो। हमने क्या किया बैग में हाथ दिया और हमने एक गेंद निकाली, और निकाली गई गेंद को देखा तो कैसी ही लाल। अब मुझे एक बात बताओ,
लाल गेंद है कितनी? सर लाल तो 3 है, तो इन तीनों में से कोई भी गेंद निकले लाल ही होगी। तो सर लाल गेंद निकलने की जो संभावना है वो कितनी है? 3 है। तो प्रायिकता क्या होगी? तो क्या लिखेंगे? प्रायिकता, किसकी प्रायिकता? लाल गेंद। किसकी प्रायिकता? लाल गेंद। बराबर क्या हो जाएगा? घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अब ध्यान समझना, अपनी घटना क्या है? घटना तो सर लाल गेंद है, तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है। एक बात याद रखना, सूत्र लगा देना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नंबर भी बड़े मिलेंगे। एक बात और सुन लो, प्रायिकता की क्वेश्चन है, किसकी पूछी है? लाल गेंद की। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि लाल गेंद है कितनी? तो और बोलोगे सर 3 है। लाल गेंद है कितनी? 3 है। टोटल कितनी है? 8। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी? 3/8। प्रश्न क्या आना चाहिए दिमाग में? है कितनी? है कितनी? 3। तो 3/8। लाल गेंद नहीं, लाल गेंद नहीं, नहीं के बारे में पूछो, तो लाल गेंद नहीं मतलब कितनी नहीं है? तो कितनी नहीं है? 5 नहीं है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/8। प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/8। लेकिन कैसे लिखोगे? देखो, लिखोगे लाल गेंद नहीं, प्रायिकता लाल गेंद नहीं, बराबर क्या लिख सकते हो? 1 माइनस प्रायिकता, 1 माइनस प्रायिकता किसकी? लाल गेंद की। किसकी? लाल गेंद की। 1 माइनस प्रायिकता किसकी? लाल गेंद की। तो लाल गेंद नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस प्रायिकता लाल गेंद है। अभी हमने निकाला लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है? 3/8। 8 एकम 8, 8 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा? 5/8। तो लाल गेंद नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/8। नॉर्मल सा क्वेश्चन था ना, नॉर्मल क्वेश्चन। एक बात याद रखना बच्चों, जिसकी आपसे प्रायिकता पूछी है उस पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि है कितनी, और जितनी है वो ऊपर आएंगी और टोटल है वो कहां आएंगी? नीचे आएंगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 और 250 के बीच किसके गुणज पूछे हैं? 4 के। अब एक बात बताना, 10 के बाद 4 का भाग किस संख्या में जाता है? किस में जाता है? सर 12 में जाता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। उसके बाद में 4 चौक 16, उसके बाद में 4 और 5 20। तो 250 के पहले कौन सी संख्या में जाता है? सर ये तो भाग देके देखना पड़ेगा, इतना थोड़ी हाथ है पड़ा। तो देखो फिर क्या लिखेंगे? 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की, 4 के गुणजों की एपी क्या होगी? सर 10 के बाद में भाग जाता है कितने में? 12 में। फिर भाग जाता है किसमें? 16 में। फिर भाग जाता है किसमें? 20 में। ऐसे ही लास्ट में क्या होगा? सर हम 250 में भाग देके देख लेंगे। 4 का भाग देंगे, 4 छीके कितने हो गए? 24। 1 बच गया, 0 उतारेंगे। 4 दूनी कितने हो गए? 8। सर शेषफल कितना बच रहा है? 2। जो शेषफल बच रहा है वो घटा दो, जो बच रहा है वही क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसका मतलब किसमें भाग जाएगा? 248 में। क्या बन गई? 4 के गुणजों की एपी बन गई, जिसमें हमारे पास में कंडीशन क्या है? 10 और 250 के बीच वाली। अब ये एपी बन गई, इसका मतलब एपी का पहला पद ये है, तो क्या लिखोगे? ए बराबर कितना? 12। सारवा अंतर डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। और A2 कितना है? 16।
A1 कितना है 12, कितना आ जाएगा 4। ये क्या है सर, ये तो लास्ट में लिखा हुआ है, और लास्ट में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है अंतिम पद। अंतिम पद को किससे लिखते हैं an से, और कितना मान है 248, 248। ज्ञात क्या करना है, कितने गुणज हैं, इसका मतलब हमारे पास में क्या है a है, हमारे पास में क्या है d है, और हमारे पास में क्या है an है। योग का नाम क्वेश्चन में नहीं है, जब योग का नाम क्वेश्चन में नहीं है इसका मतलब क्या बच गया n बच गया। क्या बच गया n बच गया। बच्चों इन क्वेश्चनों में होता क्या है, आप लोग कंफ्यूज होंगे और आप लोग कोई भी सूत्र लगा के इसको गलत कर दोगे, एसन वाला सूत्र लगा दोगे बीच में, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हमसे पूछा गया। पहली बात तो ये, अगर n के साथ में वहां लिखा है या वे लिखा है तो इसका मतलब बच्चों ये हमेशा n होगा, an नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे 20वां का मतलब क्या है, ये 20 है, ये किसका मान है n का मान है। 20 पद, 20 क्या है पद है, इसका मतलब ये मान भी किसका है n का मान है। तो n के लिए कंफ्यूज मत होना, n के साथ में या तो वहां मिलेगा या आपको पद मिलेगा, ठीक है, या तो क्या मिलेगा वहां मिलेगा या फिर क्या मिलेगा पद मिलेगा। अब हमें ज्ञात करना है कौन, हमें ज्ञात करना है n, तो सूत्र लगा दें an वाला। एसन का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो एसन वाला मत लगा देना वरना गलती हो जाएगी। तो सूत्र लगा दें किसका an का, तो क्या लिखोगे सूत्र से, और क्या लिखोगे an बराबर a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। an का मान रखो कितना है 248 बराबर a का मान कितना है 12, n का मान हमें ज्ञात करना है, बाकी 1 और d का मान कितना है 4। सबसे पहले क्या करोगे इस 12 को इधर ले आओ, तो 248 माइनस क्या हो जाएगा 12, ये आ जाएगा n माइनस, ये आ जाएगा अपने पास में n माइनस 1 गुणा में कितना 4। घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 236। 4 किस में है गुणा में, तो ले आओ भाग में, n बाकी 1 भाग दोगे, भाग दो जल्दी, 4 का भाग दोगे 236 में, 4 का भाग दोगे 4 5 20, बचेंगे 3 और 4 9 36 बराबर क्या आ जाएगा n बाकी 1। ये बाकी वाला इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर आ जाएगा 59 प्लस 1 और n बराबर क्या आ जाएगा 60। बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई डाउट, अगर डाउट नहीं है दिक्कत नहीं है तो फिर बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तूने मेरी नींद सैयारा तू जो बदला नहीं है। देखो फिर अगला, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। नॉर्मल क्वेश्चन सर, आपको सारे क्वेश्चन नॉर्मल लगते हैं, लेकिन हमें इन क्वेश्चनों को करने में दुविधा होती है। बच्चों हर एक चीज का कंसेप्ट होता है, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो सारे क्वेश्चंस इजी है, अगर आप रटने पे बैठ गए तो सारे क्वेश्चंस आपको हार्ड लगेंगे। कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो बच्चों एक एक वीडियो देखना, वहां हर वीडियो में मैंने हर टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करवाया, अगर वो सीख गए सब कुछ सीख गए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, एक बिंदु हमारे पास में ये है, एक बिंदु हमारे पास में ये है और अनुपात हमारे पास में ये है, तो हमें ज्ञात करने हैं उस बिंदु का निर्देशांक। इसका मैंने कंसेप्ट क्या बताया था समझो ध्यान से। ये जो पहला बिंदु होता है इसको हम ए मानते हैं, ये हमारे पास में ए और बी को मिलाने वाली एक रेखा है, ये बिंदु ए होता है, ये बिंदु क्या होता है बी। ए के निर्देशांक है हमारे पास में -1 और 7, बी के निर्देशांक हमारे पास में क्या है 4 और 3, ये बताया था, ऐसे बताते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और समझना, थोड़ा सा और समझना, जहां और लिखा है इसका मतलब और से पहले वाला ए, और के बाद वाला कौन होता है बी। ए के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं x1 y1,
बी के निर्देशांक हमेशा होते हैं x2 y2। इनको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P है, ये मान लो कोई बिंदु क्या है P, इसके निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं xy। किस अनुपात में? तो m1 अनुपात m2, जिसका मान कितना है 2 अनुपात क्या मान है 2 अनुपात 3 में विभाजित करता है। ये था बच्चों इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। और का मतलब और से पहले वाला A, और के बाद वाला हमेशा B होता है। अनुपात m1 अनुपात m2 होता है। ये बिंदु हमेशा P जिसके निर्देशांक xy होता है। अब क्या निकालना है? x का मान भी निकालना है और y का मान भी निकालना है। क्या लगाओगे? फॉर्मूला। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? लिखोगे माना बिंदु P, माना बिंदु P, निर्देशांक लिख दो xy, बिंदुओं A -1 7 और B क्या है 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात 3 में विभाजित करता है। सर ये आपने क्या लिखा? ये बच्चों सिर्फ फॉर्मेलिटी किया और कुछ नहीं लिखा। उस बिंदु के निर्देशांक उसको हमने मान लिया pxy, बाकी बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करा। सब कुछ क्या लिखा है? सब कुछ हमने पर्सन से उठाकर डिट्टो डिट्टो लिखा है ना। क्या होगा? एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, इंप्रेशन होगा, उसके पास में अच्छा इंप्रेशन जाएगा और वो नंबर देने का प्रयास करेगा। बस और कुछ नहीं है इसमें। क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। और विभाजन सूत्र में क्या होता है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और y बराबर क्या होता है? जहां x है वहां y है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यही होता है क्या सर? यही होता है। मान रख दो, रख दो मान। तो देखो x ज्ञात करना है। x बराबर m1 का मान कितना है 2, x2 कितना है 4, x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, माइनस है इसका मतलब कोष्टक लगाओगे। m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, करो सर। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 बटे कितना 5। तो 5 में किसका भाग लगेगा? 5 का, बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो फिर y वाला मान निकालते हैं। m1 कितना है 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 7 बटे m1 कितना 2 और m2 कितना 3। यही है ना, यही माना ना। अब देखो 2 3 कितने हो गए 6, लेकिन किसका? माइनस का। 7 3 कितने हो गए 21, लेकिन किसके? प्लस के। 3 और 2 कितने हो गए 5। 21 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा 15। 15 में भाग दो किसका? 5 का, कितना आ जाएगा 3। तो वो बिंदु क्या हो जाएगा? वो बिंदु हो जाएगा अपने पास में 1,3। ठीक है, बिंदु क्या हो जाएगा 1,3। ठीक है, बोलो सर लिखेंगे तो जल्दी लिखो, फिर जल्दी लिखो या फिर स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो। ये लो क्वेश्चन भी साथ में ले लो, जल्दी करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिख लिया क्या? देखो फिर क्वेश्चन नंबर 16। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी देखो कैसे करोगे। हमारे पास में 2 वृत्त हैं,
देखो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, किस किस को पता है सकेंद्रीय वृत्त? सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक ही केंद्र से दो वृत्त और जिनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, अलग अलग होते हैं। तो हमने एक वृत्त तो ये बना दिया और एक वृत्त हमने बना दिया ये हमारे पास में दो क्या हो गए, सकेंद्रीय वृत्त। इन दोनों की त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का केंद्र क्या है, बराबर है। अब इसने बोला है उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये हो गई बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। मान लो किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो इस बिंदु को नाम दे दो एम पे स्पर्श कर रही है। एम पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या अपने पास में है 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये हमने ली बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये हमने ले ली बड़े वृत्त की त्रिज्या, और ये ले ली हमने छोटे वृत्त की त्रिज्या। अगर बच्चों डायग्राम को आप इसी तरीके से बनाओगे तभी ये क्वेश्चन होगा, वरना आप लोग इसमें क्या कर दोगे, गलती कर दोगे। ये हो गए अपने पास में छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब ये जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है ये अपने पास में कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं O, इसको मान लो बच्चों A और इसको मान लो B, ठीक है। और इसको भी मिला दो, B को भी कैसे किससे मिला दो, B को भी O से मिला दो। चित्र समझ में आया सबको? सर चित्र तक तो ठीक है। अब क्या करें, देखो बच्चों जब हमने टॉपिक नंबर 10 पढ़ा था तो उसके कंसेप्ट में हमने कुछ बातें पढ़ी थी, थोड़ी सी वो नोट करेंगे तभी ये क्वेश्चन होगा। पहली बात क्या थी कि सर त्रिज्या होती है, ये जो त्रिज्या होती है ये लंब होती है किस पे, स्पर्श रेखा पे। त्रिज्या लंब किस पे होती है, स्पर्श रेखा पर। और जब त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब है इसका मतलब यहां OM लंब होगा किस पे, AB पर। OM किस पे लंब होगा, ये जो OM त्रिज्या है ये किस पे लंब होगी, AB पर। और AB पर लंब होगी तब क्या होगा, कोण OMA बराबर होगा कोण OMB और बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। सर ये बात तो हमें समझ में आती है, आती है नहीं आती, आती है सबको। अब आगे देखो, जब ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री है इसका मतलब ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज। ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। तब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMA में इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। OMA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा सर, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण तो क्या आ जाएगा, OA स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर OM स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर मतलब MA स्क्वायर। दिक्कत है किसी को, पाइथागोरस प्रमेय में OA का मान कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर, OM का मान कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर। 5 का कितना हो जाएगा 25, 3 का 9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 25 में से 9 घटा दें क्या आएगा 16, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो MA का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। M से लेकर A तक की दूरी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज में ये कितनी है 5, ये कितनी है 3, तो ये भी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसी प्रकार तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज OMB में क्या लिखोगे,
बी एम बराबर भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। बी एम भी बराबर क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे अतः ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी बराबर क्या हो जाएगी 4 + 4 बराबर कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। बताओ किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत बताओ जल्दी, नहीं है ना? तब लिखो फटाफट। बच्चों एशिया कप चल रहा है, लेकिन आपके लिए बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है, उस क्वेश्चंस की ये जो मॉडल पेपर है हम आपको हल करवा रहे हैं। यह है 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। क्या निकालना है? हाँ बच्चों ये अधूरा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं। रोगियों की आयु को दर्शाती है। मैं एक बार क्वेश्चन को देखता हूं पूरा। का बहुलक याद कीजिए। क्या याद करना है? बहुलक। क्या याद करना है इसमें? बहुलक याद करना है। हमने बच्चों माध्य का क्वेश्चन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन? बहुलक का। उसके बाद में माध्य का क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। बच्चों तीनों के तीनों क्वेश्चन परीक्षा में एक साथ आते हैं, और ये वो पार्ट है जो आपको पास करवाएगा। लेकिन आपको पास ही नहीं, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो देखो बहुलक याद करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा बहुलक के सूत्र का। बहुलक का सूत्र सबको याद होगा, याद नहीं है तो बच्चों 13 की प्रश्नावली का वीडियो जरूर देखेंगे। बहुलक बराबर होता है L जोड़ F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणा में क्या जाएगा? अच्छा सर यहां तक ठीक है। अब ये क्या लिखा F1 F0, ये हमें कुछ समझ में बताओ। यहां देखो नंबर 1 कौन है? ये रहा सर नंबर 1। जो नंबर 1 है वही क्या है? नंबर 1 है। नंबर 1 से ऊपर क्या आएगा? नंबर 0 आएगा, और नंबर 1 के बाद में क्या आएगा? नंबर 2 आएगा। जब नंबर 1 है तो इसके मान इंपॉर्टेंट है, इसके मान इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है? नंबर 1 में छोटा क्या होता है? L होता है, और इन नंबर 1 वालों का अंतरिक्ष क्या होता है? H होता है। ये लो सारा डाटा समझ में आ गया कि L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, सब समझ में आ गया। नंबर 1 का मतलब है नंबर 1 जो सबसे बड़ा वो नंबर 1, उससे पहले 0, उसके बाद में नंबर 2। ओके, नंबर 1 के इस साइड में चलेंगे तो छोटे वाला मान है वो क्या होता है? L। इन दोनों का अंतरिक्ष क्या होता है? H। रख दो सूत्र में। तो L का मान कितना है? L का मान है 35 प्लस F1 कितना है? F1 है 23, F0 21। तो 23 माइनस क्या आ जाएगा? 21 बटे 2 गुणा F1, तो 2 गुणा कितना आ जाएगा? 23 माइनस 21, और F2 का मान कितना है? 14। गुणा में कितना आ जाएगा? 10। गुणा में क्या आ जाएगा? 10। सरल करते हैं तो 35 का 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे 2, 23 को 2 से गुणा करेंगे 46, 46 में से घटाएंगे 21, तो यहां बचेगा 5, कितना बचेगा? 25। 25 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा? 11। गुणा किससे होगा? 10 से। तो क्या आ जाएगा? 35 जोड़ 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 बटे 11। 20 में 11 का भाग दे दो। 20 में किसका भाग दे दो? 11 का। 11 एकम 11 कितना बचेगा? 9। उतारेंगे 0, 11 8 88, कितना बचेगा? 2। 0 उतार लेंगे, 11 एकम 11। तो अपने पास में आ जाएगा 35 पॉइंट, देखो 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 1.81, तो 35 और 1 कितना हो जाएगा? 36.81। ये बच्चों अपना आंसर हो जाएगा।
नॉर्मल इक्वेशन है। बस ये समझना जरूरी है कि इसमें अपने पास में F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, L क्या होगा और H क्या होगा, ये जानना जरूरी है। चलेंगे बच्चों अपने 18 वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद में 19 और उसके बाद में 20। ये लो 18 नंबर क्वेश्चन है, उसमें बच्चों आपके साथ अथवा वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। योग कितना है 27 है और उनका गुणनफल कितना है 182। समझो ये अथवा वाला है, इसको एक बार बाद में करेंगे, ठीक है। योग 27 है और गुणनफल कितना है 82। देखो मान लेते हैं, माना एक संख्या क्या है, अक्स है। एक संख्या अक्स है और दोनों का जोड़ कितना है 27। तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 27 माइनस अक्स हो जाएगी। अगर दो संख्या हैं और उनका जोड़ 15 है, इनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 15 माइनस 7। बस वही काम यहां किया। फिर देखो इनका गुणनफल क्या है, गुणनफल है 182। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x, इन दोनों को गुणा करेंगे तब कितना आएगा 182। ये बात सारे को समझ में आ गई, आ गई क्या, ये बात सबके समझ में आ गई क्या, आ गई। तो फिर अपन क्या करेंगे, यहां से द्विघात समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे और इस क्वेश्चन को हलवा से सरल कर लेंगे। अब देखो x गुणा होगा 27 से तो क्या बन जाएगा, x गुणा होगा x से तो क्या बन जाएगा, इसको भी इधर ले आओ, ये चलो पढ़े रहने दो एक बार, ठीक है। अब देखो इन दोनों को लेके जाओ उधर, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा अपने पास में किसका, प्लस का। सही है, इसको उधर लेके जाएंगे प्लस का, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस का, ये पहले से ऑलरेडी प्लस का है। ये क्या आ गई सर, ये तो आ गई द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को कैसे सरल करते हैं, या तो करेंगे किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से, या किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से। तो इस द्विघात समीकरण को किससे सरल करेंगे, गुणनखंड विधि से सरल करेंगे। देखो फिर गुणनखंड क्या आ जाएंगे, इसके करेंगे गुणनखंड, ठीक है। जोड़ने पर या घटाने पर माइनस के 27 आने चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 182, ठीक है। तो देखो कैसे करें सर, ये तो हमारा याद किया हुआ है कि ये दोनों संख्या क्या होंगी, एक तो सर 13 होगी और एक कितने होगी 14 होगी, सही है। फिर भी सर ये मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए और उसमें हमारे पास में गुणनखंड करने के लिए कोई विधि बताइए, तो कैसे करोगे, समझो उसको भी। सर मैं यहां देखता हूं 15-15 होते हैं 225, लेकिन ये तो छोटा है, इसका मतलब मान 15 से नीचे होंगे, समझे। 13-13 होते हैं 169, 13 को मैं 13 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में कितने आते हैं 169 आते हैं, लेकिन हमें चाहिए 182। मैं 13 को गुणा करता हूं 14 से, पहले ये देखो 3 को मैं 4 से गुणा करता हूं 12 आता है, मैच हुआ कुछ, हाँ सर मैच हुआ। फिर ऐसे कर सकते हो आप लोग, पहले थोड़ा सा क्लोज जाओ और उसके बाद में बच्चों मैच करने का प्रयास करो। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस की संख्या है, इसका मतलब बड़े वाली वैल्यू माइनस की, सही है। और दूसरी वैल्यू भी किसकी आ जाएगी बच्चों, माइनस की। अब बताओ दोनों ही वैल्यू माइनस की क्यों आई, क्योंकि गुणा करने पर क्या चाहिए, प्लस, प्लस चाहिए, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तभी प्लस आएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक्स, तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 14। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 13, तो यहां क्या आ जाएगा एक्स माइनस 14। सर 13 का क्या पता चला कॉमन आएगा, अभी तो गुणा किया था, 13 को 14 से गुणा किया था तभी तो 182 आया था, तो 13 दो बार लिखा है, उसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार, तो एक्स माइनस 14 और यहां क्या आ जाएगा एक्स माइनस 13।
ठीक है, तो यहां से इसको 0, यहां से इसको 0, तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर क्या 0। x का मान कितना आ रहा है सर? x का मान आ रहा है अपने पास में 14 और x का मान अपने पास में आ रहा है 13। सही है क्या? देखो x के मान अपने पास में क्या आ रहे हैं 14 और x का मान ही अपने पास में क्या आ रहा है 13। तो अगर सर एक संख्या अपन 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या आएगी 13। अगर पहली संख्या हम 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या आएगी 14। ठीक है, हो गया? बोलो किसी को दिक्कत है? सर ये क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए हैं, तभी तो बच्चों जब पढ़े हुए हैं तभी मैं थोड़ा सा इनको स्पीड से बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ी सी स्पीड कम करके यूट्यूब से और फिर इसको देख सकते हो। ये था इसका अथवा वाला क्वेश्चन। ये क्या था? इसका अथवा वाला क्वेश्चन। देखो इसने बोला है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहां बच्चों ये जो 2 है ये स्क्वायर में है, अपने पास में तो द्विघात समीकरण है वो क्या है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। और मूल ज्ञात करने का तरीका क्या है? जो अभी हमने किया था उसी तरीके से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से। और जहां गुणनखंड विधि से काम चल रहा है वहां से सीधी सी बात, सीधी अंगुली से घी निकल रहा है तो टेढ़ी करने का क्या फायदा। बस तो गुणनखंड विधि से प्रयास करेंगे। देखो गुणा करने पे क्या आना चाहिए? गुणा करने पे आना चाहिए 6 दूनी 12। यहां लिखा 6 और यहां लिखा 2, 6 दूनी 12, लेकिन किसका? माइनस का। जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए? माइनस का 1। 4 तिया 12 हो गए, तो नॉर्मल है 4 तिया 12। तो क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 4x जोड़ 3x माइनस 2 बराबर 0। देखो 4 में से 3 घटाऊंगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस के 4 को 3 से गुणा करूंगा तो माइनस का 12 आएगा। अब इन दोनों को जोड़े और इस दोनों के जोड़े। यहां से देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें x है इसमें भी x है। इसका मतलब क्या कॉमन ले सकते हैं 2x। 2 का भाग देंगे 6 में तो 2 तिया 6, x का भाग x स्क्वायर में देंगे तो क्या आ जाएगा x, माइनस 2 का भाग 2 में 4 बार, x का भाग x में 0 1 बार। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? गलती कर दी ना। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। इन दोनों में से सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है सबका मालिक 1, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 बराबर, जो 2 बार लिखा होता है उसको क्या करेंगे 1 बार लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2, यहां बचेगा 2x, यहां बचेगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। यहां से देखना 3x बराबर 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, x बराबर क्या आ जाएगा 2/3। यहां से देखो 2x बराबर 1 उधर जाएगा तो किसका माइनस का, और x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। हो गया? हो गया क्या बताओ? सर ये तो उससे इजी था। इजी आते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन इजी आते हैं, बस आप लोग थोड़ा सा इनको समझने पर ध्यान दो। जल्दी स्क्रीन छोड़ लो। देखो फिर अगला क्वेश्चन कितने नंबर है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो हमें पूछा है b का मान। किसका मान पूछा है? b का मान। ध्यान से समझो, हमारे पास में एक है tan a जोड़ b,
बराबर दे रखा है √3 और एक है हमारे पास में tan a माइनस बी और बराबर दे रखा है 1/√3। अब बच्चों ध्यान देना, यहां tan है तो यहां पर भी हम tan लाने का प्रयास करेंगे, यहां tan है तो यहां भी tan लाने का प्रयास करेंगे। तो √3 tan का कितना थीटा होता है सर? ये तो सारणी के अकॉर्डिंग 60 ही होता ना, तो लिख दो। क्या लिखेंगे? tan a जोड़ b बराबर हो जाएगा tan 60 और यहां क्या लिख सकते हैं? tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री। ये 60 का मान है और एक इसका मान है 30 का। दोनों की तुलना करो, दोनों की तुलना करेंगे, यहां लिखोगे दोनों की तुलना करने पर दोनों की तुलना करेंगे तो यहां जो थीटा है वो क्या है? a जोड़ b और यहां जो थीटा है वो कितना है? 60। कभी भी tan से tan नहीं कटेगा, इस बात का ध्यान रखना। यहां हमारे पास में क्या है? a माइनस बी और यहां हमारे पास में क्या है? 30। इसे मैं बोलूंगा समीकरण 1 और इसे क्या बोलेंगे? समीकरण 2। यहां तक समझ में आ गया? आगे तो बच्चों बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ दो तो क्या आएगा? a जोड़ b बराबर 60 और a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 30। b से b कट गया, a और a कितना बन गया? 2a बराबर आ जाएगा 60 और 30 कितने हो गए? 90। a बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। इसमें बताओ किसी को दिक्कत है? a का मान 45 डिग्री आ गया, इसे आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में। तो क्या लिखेंगे? a का मान कहां रख दो? समीकरण 1 में रखो, एक ही जगह। तो क्या आ जाएगा? 45 जोड़ b बराबर कितना हो जाएगा? 60। 45 को इधर लेके आओ तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45 बराबर कितने डिग्री? 15 डिग्री। इजी था ना? बताओ, इजी था क्वेश्चन? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आज का अपना अंतिम क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें अथवा क्वेश्चन भी है, देखते हैं अथवा क्वेश्चन क्या है। अथवा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। सर ये क्वेश्चन कहां से ले आओ? सर ये क्वेश्चन आप कहां से लेके आए हो, ये तो बताओ थोड़ा। हम भी तो जाने कि सर आप क्वेश्चन लेके कहां से आए हो। देखो ये क्यों लिखा है? ये थीटा है, ये क्या है? सारे थीटा मिस प्रिंट हो चुका है, तो ये क्या है बच्चों? थीटा है। सर क्वेश्चन कहां से ले आओ? ये बच्चों ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये परीक्षा में एक बार ऐसा का ऐसा पूछा गया है और हो सकता है इस साल आपसे ये क्वेश्चन पूछे, तब मैंने इस क्वेश्चन को लिया है यहां पे। कैसे सरल करेंगे? जब भी याद आए कि सर इस साइड में हमारे पास में कोई गिनती की संख्या है, या हमारे पास में साइन है, या हमारे पास में कोस है, या कोई गिनती है, तो इसको क्या करोगे? सबसे पहले साइन और कोस में चेंज करने का प्रयास करोगे। ओके, तो एक का तो एक आ जाएगा प्लस टेन थीटा के अकॉर्डिंग क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोस थीटा। सबको समझ में आ रहा है? इधर देखो, 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है? कोस बटे साइन, माइनस कोसेक क्या होता है? 1/साइन। अब क्या करें? इधर लघुत्तम लेने के लिए कह रहा है और इधर भी क्या कर रहा है? लघुत्तम। तो दोनों साइड लघुत्तम लेना। ये लिया लघुत्तम, लघुत्तम क्या आ जाएगा? कोस थीटा। इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का भाग देंगे कोस थीटा बार। कोस थीटा 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा। प्लस कोस का भाग कोस में एक बार 1 को गुणा करेंगे साइन से तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। प्लस कोस का भाग कोस में एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1।
इधर क्या आएगा, लघुत्तम लो, क्या आ जाएगा लघुत्तम सर, साइन थीटा आ जाएगा। सही है। इसके नीचे क्या मानेंगे, एक का भाग देंगे साइन में, साइन बार, साइन 1 से गुणा होगा तो क्या बनेगा, साइन थीटा, प्लस साइन थीटा का भाग साइन थीटा में 1 बार, और 1 गुणा होगा कोस से तो क्या बनेगा, कोस थीटा, माइनस साइन का भाग साइन में 1 बार, 1 से गुणा होगा 1। अब क्या करें, अब सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। देखो फिर यहां प्लस है और यहां माइनस है, इसके इस साइड वाला इसके इस साइड वाला सेम है, तो क्यों ना हम a प्लस बी a माइनस बी लगा दें। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता क्या, तो लगा दो फिर। इसमें a क्या है, इसमें a ये पूरा मान है और b क्या है, b है, तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बटे ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब क्या करें, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर खोल दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा। सही है। इसका मान क्या होता है सर, ये तो सर्वसमीका है और इसका मान होता है 1 से कौन कटेगा, 1 कटेगा, क्या बचेगा 2 कोस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा से क्या कट जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा, क्या बच जाएगा, और ये आपकी क्या है RHS। दोबारा देख लो, इसका मान होता है 1, ये 1 हो जाएगा प्लस का, ये 1 हो जाएगा माइनस का, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 2, और यही अपनी क्या है राइट हैंड साइड। जल्दी से लिख लो, देखो फिर अपना अंतिम क्वेश्चन, इसमें लिखा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं, और हमें इसका क्या निकालना है, हमें बच्चों इसका निकालना है माध्यक, क्योंकि हमने माध्य पढ़ लिया, हमने बहुलक पढ़ लिया, तो एक क्वेश्चन हम किसका करेंगे अब, माध्य का। हालांकि बच्चों ये संख्या आकर आपसे बहुलक पूछा जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रख सकते हो, बहुलक भी पूछा जा सकता है, और इसी संख्या से इसी क्वेश्चन से आपको माध्यक भी पूछा जा सकता है, और यहां से माध्य भी पूछा जा सकता है। तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, यहां से पहले हम माध्य निकालेंगे और उसके बाद हम बहुलक निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे माध्य, तो ध्यान से समझो। इन सारणी को हम क्या करते हैं, सीधा बनाने के प्रयास करते हैं। तो पहले लिखा है जीवन काल, और दूसरी लिखी है बारंबारता f। जीवन काल कहां से कहां, 0 से 20, उसकी बारंबारता कितनी है 10, 20 से 40, उसकी बारंबारता कितनी है 35, 40 से 60, उसकी बारंबारता कितनी है 52, 60 से 80, उसकी बारंबारता कितनी है 61, 80 से 100, इसकी बारंबारता कितनी है 38, और 100 से 120, इसकी बारंबारता कितनी है 29। सही है। अब देखो, जब हम माध्य की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, माध्य की, और माध्य की बात करते हैं तो वहां हमें क्या निकालना होता है, CF। हमें क्या निकालना होता है CF। ये F है, F से हम क्या निकालेंगे CF, तो यहां लिखेंगे CF। पहला 10 का 10 ऐसा कैसा जाएगा, अब जुड़ते जाएंगे, 35 और 10 कितने हो जाएंगे 45, 45 और 52 कितने हो जाएंगे बच्चों 97, 97 और 61 कितने हो जाएंगे 7 और 1 8, 9 और 5 9 और 6 15, 158, 8 और 8 16, 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18 और 1 19, 9 और 6 15, और 19 और 2 21 और 2 21 1 22,
कितना हो जाएगा 225। ये जो अंतिम मान होता है यही क्या होता है, यही अपना होता है सिग्मा एफ, जिसे हम क्या बोलते हैं एन। सी एफ निकालना समझे सारे, समझ गए ना। अब सी एफ निकालना समझ गए तो कैसे करेंगे उसको भी समझ लो। देखो यहां पहले लिखता हूं मैं सूत्र, क्योंकि सूत्र के बेसिस पे चलेंगे। सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर एल जोड़ एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा क्या होता है एच, यही होता ना। अब देखो कैसे करेंगे, एन बराबर एन कितना है 225, तो लिखोगे यहां एन बटे 2 225 बटे 2, 225 में 2 का भाग देंगे 112.5 से ठीक बड़ी सीएफ, और इससे ठीक बड़ी सीएफ कौन सी है 158 के संगत वर्ग अंतराल ही क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा, माध्यक वर्ग। ठीक है। और जब ये माध्यक वर्ग है अपना कौन सा, ये जब ये माध्यक वर्ग है तो ये जो 60 लिखा है ये क्या होगा, नीमन सीमा मतलब L, सही है। ये 61 है, ये क्या होगा, ये होगा अपने पास में F। इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा H। CF कहां है, CF का ध्यान रखना बच्चों, CF हमेशा ऊपर वाली होती है, इस बात का ध्यान रखना, गलत मत कर देना, बार बार बता रहा हूं। ये क्या होगी, CF होगी, मार्क दो। तो L का मान कितना है, L का मान है अपना 60 जोड़ n बटे 2 का मतलब 112.5 माइनस CF कितनी है 97, F कितनी है 61 और H कितना है 20। ठीक है, करो कैलकुलेशन करो, तो क्या आ जाएगा 60 जोड़ 112 में से 97 में घटा देंगे तो 3 तो ये बचेगा और 115, 3 तो ये बचेगा, 12 वो बचेगा, तो कितना हो जाएगा 15.5 बट्टे 61 गुणा 20। यहां से पॉइंट हटेगा तो यहां से क्या कट जाएगी 0, गुणा कर दो। 60 जोड़ 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 और 1 31 बट्टे 61, भाग दे दो। 310 में किसका भाग देंगे 61 का, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 एकम 5 और 6 पंजो 30, कितना बचेगा 5, उतारेंगे 0, 0 उतारने पर बच्चों भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा पॉइंट आएगा और पॉइंट के साथ में क्या आएगा 0 और आएगा। 61 का भाग देंगे लगभग 9 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 60 जोड़ 5.09 और 60 में 5 जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा 65.09। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बच्चों पूछ सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको उसका क्वेश्चंस का आंसर बताने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। अब इसी क्वेश्चन का हम क्या निकालेंगे, इसी क्वेश्चन का निकालेंगे बहुलक। जल्दी से लिख लो, देखो फिर बहुलक निकालते हैं, इसका मतलब सबसे बड़ा या नंबर 1 कौन है सर, नंबर 1 तो ये है, इसका मतलब यही क्या है F1। F1 से पहले क्या होता है F0, F0 के बाद में F1, F1 के बाद में F2। अब जब नंबर 1 ही आ गया तो ये क्या होगा, ये बहुलक वर्ग होगा। इसमें जो छोटा मान है वो क्या होगा L होगा, इन दोनों का अंतर क्या होगा H होगा, जो कितना है 20। क्या करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे, तो क्या लिखोगे बहुलक बराबर
L जोड़ F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में क्या होता है H। मान रखो फटाफट। L का मान कितना हो गया 60 जोड़ F1 कितना है 61, F0 कितना है 52, 2 गुणा 61 माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 कितना है 38 और गुणा में क्या आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा आगे 60 जोड़ 61 में से 52 घटाएंगे तो 52 और 10 62 कितना बचेगा 9। ये हो जाएगा 61 गुणा 2 122, उसमें से घटाएंगे 52 तो 0 70, 70 में से घटाएंगे 38, 2 3 32। सही है। तो ये बच जाएगा नीचे 32 गुणा क्या आ जाएगा 20, 9 को 2 से गुणा कर देंगे 18 180 तो ये आ जाएगा 60 जोड़ 180 बटे 32। 180 में किसका भाग दोगे 32 का, ये तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसके आंसर आपके लिए पेंडिंग छोड़ते हैं। ये था बच्चों अपना पहला मॉडल पेपर और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस यहां से बनेंगे या फिर इसके इर्द गिर्द बनेंगे। ठीक है, आपको एक मॉडल पेपर और करवाएंगे और दोनों मॉडल पेपर जिसको आते हैं ये मान के चलो उसके अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे मार्क्स 100% आएंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ कि यही क्वेश्चंस आए मैं भी सोचता हूं और आप भी ऐसे सोचें। आज लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए जय हिंद।